भारत के संविधान में संशोधन करते हुए कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के नाम पर मुसलमानों को इतना ताकत दे दिया कि वो किसी भी ज़मीन को अपना बता सकते हैं, किसी भी ज़मीन के ऊपर अपना कब्जा दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि इस्लाम के जन्म के पूर्व के मंदिरों तक को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकते हैं, कर भी दिया गया है। यह संविधान को उलटकर इस प्रकार की शक्तियाँ किसी बोर्ड के नाम पर दे देना केवल वोट बैंक की राजनीति में क्या यह उचित है? यदि उचित है तो फिर यह पिछड़ों के नाम पर क्यों नहीं दिया गया, या कोई अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का बोर्ड बनाकर यह सब क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं यह सवर्णों के नाम पर हुआ, या अन्य भी अल्पसंख्यक देश में जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई आदि हैं, उनको भी इस प्रकार की शक्तियाँ दी जाती? तो कुल मिलाकर ये वोट के लालच से बनाया गया यह कानून, और इसको आज संशोधन करने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको संसद में लेकर आई तो देखा किस प्रकार से मुस्लिम परस्त तमाम सारे हिंदू नेता जो केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण से जिन लोगों ने संविधान को उलटते हुए वक्फ बोर्ड जैसा एक कानून बनाया, और वही सारे लोग अब उसको बचाने की जिस प्रकार से पैरवी कर रहे थे, और पैरवी कर रहे थे किस प्रकार की दलीलें दे रहे थे, यह पूरे देश ने सुना होगा। लेकिन दूसरी ओर आप सबने देखा होगा कि यह लोग हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों के अधिकारों को संरक्षित करने की तो बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर बांग्लादेश में उत्पीड़न हो रहा है हिंदुओं को वो बांग्लादेशी बताते हैं और कहते हैं कि वो तो बांग्लादेश के लोग हैं, उनसे मतलब क्या है। लेकिन ये वही लोग हैं जो इनका दोहरा चरित्र तब सामने आता है जब यह इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले के बाद जब इजराइल गाजा के ऊपर कार्रवाई करता है, गाजा पर आतंकवादियों को और वहाँ पर बुरी तरीके से उनको मारता है, तो उसके बाद आपने देखा होगा हिंदुस्तान में चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या देश के तमाम सारे राजनीतिक दल किस प्रकार का विधवा विलाप कर रहे थे उन गाजा पट्टी के आतंकवादियों के लिए कि इसलिए कि वो मुसलमान हैं, भले ही उनका हमारे देश से कोई नाता नहीं है, लेकिन हमारे देश के तमाम सारे राजनीतिक दल रो रहे थे। लेकिन इन्होंने किसी ने भी बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न की आवाज़ नहीं उठाई। इसीलिए मैं कहता हूँ इस देश के वो तमाम सारे लोग, खासकर जो अपने को सेकुलर बताते हैं, उनको जरूर सीख लेना चाहिए 1947 के विभाजन के उस दर्द से जिसको आज तक भुलाया नहीं जा सकता। और हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद भी कश्मीर के ऊपर हिंदुओं के साथ में घटी उन घटनाओं का, और उसके साथ ही साथ आज भी जो कुछ भी हमारे हिंदुस्तान के भीतर हिंदुओं के साथ हो रहा है, चाहे बंगाल हो, चाहे वह झारखंड हो, और वह तमाम सारे राज्य जहाँ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उस किस प्रकार से हिंदुओं के हालात हैं, और ख़ासकर उन हर गली मोहल्ला व हर बस्ती जो अल्पसंख्यक बाहुल्य है, जो मुस्लिम बाहुल्य है, उन पर रहने वाले वहाँ के हिंदुओं को किस प्रकार से उत्पीड़न होता है हम सब भूल ही नहीं सकते। क्योंकि हमने तो उत्तर प्रदेश के कैराना जैसे तमाम सारे नगरों में भी हमने देखा है कि जहाँ के ऊपर मुस्लिम आबादी अधिक होने के कारण से हिंदू पलायन कर गए। तो कुल मिलाकर भारत का भविष्य किस ओर जा रहा है, हमें इस ओर जरूर चिंतित करना चाहिए। मैं आग्रह करता हूँ उन तमाम सारे बुद्धिजीवियों से, खासकर जो अपने हिंदुत्व के प्रति सतर्क हैं, देश के प्रति सतर्क हैं, और जो अपने भविष्य का बेहतर भविष्य चाहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, ऐसे सारे लोगों को चिंतित होना चाहिए। ऐसे सारे लोगों को अपने भविष्य के प्रति चिंता करना चाहिए, और कैसे चीज़ें ठीक हों इसको लेकर जरूर हमें विचार करना चाहिए। खासकर मैं मेरे अपने तमाम सारे उन युवा साथियों से भी जो आजकल सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टा पर हैं, कि आप फेसबुक इंस्टा पर तो रहिए, लेकिन साथ में अपनी एकजुटता को भी बल दीजिए, क्योंकि आने वाला संकट सबसे ज़्यादा आपको ही सामना करना पड़ेगा जिस प्रकार के हालात बन चुके हैं।